जरा सा मोह त्याग। ऐसा क्या हुआ था राधा के साथ? बहन को माना बेटी से बढ़कर। हार्ट टचिंग स्टोरी। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए सोचा देख आऊं। हाँ, धीरज भी हालचाल पूछने ही आए हैं। ये मेरे सहयोगी है। मेरे ही प्रश्न ने राधा को राह दिखा दी। मैंने तबीयत का पूछा तो उसने झट से हालचाल पूछने के लिए आए सहयोगी की स्थिति साफ कर दी, वरना झट से उसे कोई बहाना नहीं सूझ रहा था। मेरी बहन है राधा, भला उसी के रंग ढंग में मैं नहीं पहचानूंगी? बचपन से उसकी एक एक हरकत में उसका चेहरा पढ़कर ही भांप जाती हूँ। 10 साल छोटी बहन मेरी बहुत लाडली है। 10 साल तक मेरे माता पिता मात्र एक ही संतान के साथ संतुष्ट थे। मैं ही अकेलेपन की वजह से बीमार रहने लगी थी। मौसी और बुआ सब की दो दो संतानें थी और मेरे घर में मैं अकेली। बड़ों में बैठती तो मुझे उठा देते कि चलो अंदर जाकर खेलो। क्या खेलो? किसके साथ? किसके साथ खेलो? बेजान खिलौने और बेजान किताबें। किसी जानदार की दरकार होने लगी थी मुझे। मैं चिड़चिड़ी रहती थी, जिसका इलाज था भाई या बहन। भाई या बहन आने वाला हुआ तो माता पिता ने मुझे समझाना शुरू कर दिया कि सारी जिम्मेदारी सिर्फ मेरी ही होगी। अपना सुख दुख भूल मैं राधा के ही सुख में खो गई। 10 साल की उम्र से ही मुझ पर इतनी जिम्मेदारी आ गई कि अपनी हर इच्छा मुझे व्यर्थ लगती। तुम उसकी माँ नहीं हो शुभा। जो उसके माता पिता थे वही तुम्हारे भी थे। रमेश अक्सर समझाते हैं मुझे। अवचेतन में गहरी बैठा दी गई थी माता पिता द्वारा यह भावना कि राधा उसी के लिए संसार में लाई गई है। मुझे याद है कि अगर हम सब खाना खा रहे होते और कपड़े गंदे कर देती तो रोटी छोड़कर उसके कपड़े माँ नहीं मैं बदलती। जबकि आज सोचती हूँ कि क्या वह मेरा काम था? क्या यह माता पिता का फर्ज नहीं था? क्या बहन लाकर देना मेरे माता पिता का मुझ पर एहसान था? इतना ज्यादा कर्ज जिसे 40 साल से मैं उतारते उतारते थक गई हूँ, और कर्ज है कि खत्म ही नहीं होता है। आओ दीदी बैठो ना, अनमनी सी बोली राधा। मेरी नजर सोफे पर पड़े लिफाफों पर पड़ी, जहां से खरीदे गए थे। उन पर उसी मॉल का पता था जिसके बारे में मानव ने मुझे बताया था। कुछ खुले परिधान बिखरे पड़े थे आसपास। शायद राधा उन्हें पहन पहन कर देख रही थी या फिर दिखा रही थी। छठी इंद्री ने मुझे एक संकेत सा दिया। यह पुरुष राधा के जिंदगी में क्या स्थान रखता है? क्या इसे ही राधा कपड़े पहन पहन कर दिखा रही थी? क्या बुखार था तुम्हें? आजकल मौसम बदल रहा है, वायरल हो गया होगा, कह मैंने कपड़ों को ढकेल कर एक तरफ किया। उसी पल वह पुरुष उठ पड़ा। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे बैठिए ना, आप अपना खाना पीना तो पूरा कीजिए। बैठो राधा। मेरा स्वर थोड़ा बदल गया होगा, जिस पर दोनों ने मुझे बड़ी गौर से देखा। उस पुरुष ने कुछ नहीं कहा और फिर चला गया। राधा भी अनमनी सी लगी। बीमार थी तो यह फास्ट फूड क्यों खा रही हो तुम? डब्बों में पड़े नूडल्स और मंचूरियन पर मेरी नजर पड़ी। उन डब्बों में एक ही चम्मच रखा था। जाहिर है दोनों एक ही चम्मच से खा रहे थे। कुछ काम था तुमसे, इसलिए फोन पर बात नहीं की। मुझे कुछ रुपए चाहिए थे मानव की कोचिंग क्लास के लिए। तुम्हारी तरफ मेरे कुल मिलाकर 40,000 रुपए बनते हैं। तुम तो जानती हो मार्च का महीना है। राधा ने मुझे विचित्र सी नजरों से देखा, जैसे मुझे पहली बार देख रही हो। चूंकि मैंने कभी रुपए वापस नहीं मांगे थे, इसलिए उसने भी कभी वापस करना जरूरी नहीं समझा। मैं बड़ी गौर से राधा का चेहरा पढ़ रही थी। मैं उसकी शाम बर्बाद कर चुकी थी और संभवतः नैतिक पतन का सत्य भी मेरी समझ में आ गया था। अफसोस हो रहा है मुझे। एक ही माता पिता के संतान हैं हम दोनों बहनें, और चरित्र इतना अलग अलग। एक ही बर्तन से खाया गया। एक ही माता पिता के संतान हैं हम दोनों बहनें, और चरित्र इतना अलग अलग। एक ही घर की हवा है और एक ही बर्तन से खाया गया खाना
खून में इतना अलग अलग प्रभाव कैसे छोड़ गया। मेरे पास पैसे कहाँ। राधा ने जरा सी जुबान खोली। क्यों? अकेली जान हो तुम, पति और बेटा अलग शहर में रहते हैं, उस पर तुम एक पैसा भी खर्च नहीं करती। कहाँ जाते हैं सारे पैसे? राधा अवाक थी। सदा उसी की पक्षधर उसकी बहन आज कैसी जुबान बोलने लगी। बोलना तो मैं सदा से ही चाहती थी, मगर एक आवरण था, छीना सा खुशफहमी का, कि शायद वक्त रहते राधा का दिमाग ठीक हो जाए। उसका परिवार और मेरा परिवार तो सदा ही उसके आवरण से या उसके आचरण से नाराज थे। बस एक मैं ही उसके लिए डूबते को तिनके का सहारा जैसी थी, और आज वह सहारा भी मैंने छीन लिया। पाई पाई कर जमा किए हैं मैंने पैसे। मानव के दाखिले में कितना खर्च होने वाला है जानती हो ना। मेरी मदद न करो, लेकिन मेरे पैसे लौटा दो, बस उनसे मेरा काम हो जाएगा। कहकर मैं उठ गई। अपनापन तो नहीं रहा राधा में। मेरा व्यवहार भी कभी ऐसा होगा, उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसकी हसीन होती शाम का अंजाम ऐसा होगा। यह भी उसकी कल्पना से परे था। कुछ उत्तर होता तो देती ना। चुपचाप बैठ गई। उसके लिए मैं एक विशाल का स्तंभ थी, जिसकी ओट में छिप हुआ अपने पति के सारे आक्षेप जुटला देती थी। देखो न दीदी, विजय कुछ समझते ही नहीं है। विजय निरीह से रह जाते थे राधा की उचित अनुचित मांगों पर। नारी सम्मान की रक्षा पर बोलना तो आजकल फैशन बनता जा रहा है, लेकिन सोचती हूँ जहाँ पुरुष नारी की वजह से पिस रहा है, उस पर कोई कानून, कोई सभा कब होगी। अपने मुंह पर कभी सख्त क्यों नहीं हो पाई मैं। कम से कम गलत को गलत कहना तो मेरा फर्ज था ना। उसका मुझे अफसोस हो रहा था कि मैं क्यों नहीं बोल पाई। मुझे उस वक्त बोलना चाहिए था। कहना तो मेरा फर्ज था ना। उससे परहेज क्यों रखा मैंने। अफसोस हो रहा था मुझे। दम घुटने लगा मेरा राधा के घर में। ऐसा लग रहा था कोई नकारात्मक किरण मेरे वजूद को भेद रही है। माता पिता की निशानी अपनी बहन के वजूद से। मुझे ऐसी अनुभूति पहले कभी नहीं हुई। सच कहूँ तो ऐसा लगता रहा माँ पिताजी के रूप में राधा ही है मेरी सब कुछ, और शायद यही अनुभूति मेरा सबसे बड़ा दोष रही। कब तक अपना दोष मैं स्वीकार न करूं। राधा की भलाई के लिए ही उससे हाथ खींचना चाहिए मुझे, तभी वह कुछ कर पाएगी। दीदी बैठो ना। नहीं राधा, मुझे देर हो रही है, बस इतना ही काम था, कह राधा का बड़ा हाथ झटक मैं बाहर चली आई। गले तक आवेग था। रिक्शे वाले को मुश्किल से अपना रास्ता समझा पाई। आंसू पोंछ मैंने मुड़कर देखा, पीछे कोई नहीं था। मुझे जो रोकी भी हुई, जो राधा पीछे नहीं आई। बैठी सोच रही होगी कि दीदी ने कैसी मांग कर दी। पहले के दिए न लौटा पाए न सही, कम से कम और तो नहीं मांगेगी। एक भारी बोझ जैसे उतर गया हो कंधों पर से। मन और तन दोनों हल्के हो गए। खुलकर सांस ली मैंने कि शायद अब राधा का काया पलट हो जाए।